हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमें उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं हूं दिलीप कुमार, आप देख रहे हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल संदीप बिग ज्योग्राफी के साथ। आइए आज हम विकासात्मक मनोविज्ञान के बारे में थोड़ी बातचीत या चर्चाएं करते हैं, जिसके बारे में आपकी जो परीक्षाएं, आगामी परीक्षाएं हैं, उन परीक्षाओं को देखते हुए हमें लगा कि ज़्यादा डिटेल में अन्य शाखाओं पर न जाकर हम उन शाखा की बात करें जिसका हमारे अध्ययन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हमारी परीक्षाओं में बहुत उपयोगी है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमें जो परीक्षा के लिए बाल मनोविज्ञान का अध्ययन किया जाता है, तो उस बाल मनोविज्ञान से हमारे अगर टेट की बात की जाए तो उसमें 30 क्वेश्चन जो आते हैं वो बाल मनोविज्ञान के ही अंतर्गत आते हैं, जिसे आप लोग CDP कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से चलिए आज हम बात करते हैं बाल मनोविज्ञान या कह लीजिए विकासात्मक मनोविज्ञान। ठीक, तो विकासात्मक मनोविज्ञान के बारे में चलिए यहाँ पर चर्चा करते हैं। तो जैसा कि विकासात्मक मनोविज्ञान की अगर यहाँ पर चर्चा हो रही, तो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि आपको सबसे जरूरी ये जान लेना है कि विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। समझ रहे हैं? तो ये जो विकासात्मक मनोविज्ञान है, विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक जो है जीन पियाजे जी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? जीन पियाजे जी को। तो जीन पियाजे जी की जहां पर बात की जाती है, तो जीन पियाजे का जो ये बहुत महत्वपूर्ण या कह लीजिए बहुत यूजफुल जो सिद्धांत है, जो उन्होंने संज्ञान के ऊपर दिया है कि बच्चों के विकास में संज्ञानात्मक मनोविज्ञान की क्या हिस्सेदारी होती है, तो उसके बारे में आइए हम बात करते हैं और इनके इस सिद्धांत की चर्चा यहाँ पर करते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहले ये जान लीजिए कि जो विकासात्मक मनोविज्ञान है और हम कहते हैं बाल मनोविज्ञान, तो विकासात्मक मनोविज्ञान और बाल मनोविज्ञान में थोड़ा सा अंतर है। केवल आप लोगों को समझ लेना है। क्या करना है? आप लोगों को थोड़ा समझ लेना है। जहां पर अगर बाल मनोविज्ञान का अध्ययन या चर्चा की जाए, तो बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत केवल बच्चों के जन्म से लेकर या कह लीजिए गर्भावस्था से लेकर केवल 5 या 6 वर्ष तक अध्ययन किया जाता है। और अगर विकासात्मक मनोविज्ञान की चर्चा की जाए, तो विकासात्मक मनोविज्ञान में प्रौढ़ावस्था, किशोरावस्था, वृद्धावस्था, मतलब जो बालक की आदर्श अवस्थाएं हैं या व्यक्ति की एक अवस्थाएं होती हैं, जो भी उन अवस्थाओं का इस विकास मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम बाल मनोविज्ञान के बारे में थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आइए हम बात करते हैं जीन पियाजे जी की। किसकी? जीन पियाजे जी की। जीन पियाजे जो है हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण या कह लीजिए बहुत ही इम्पोर्टेंट मनोवैज्ञानिक है, और ये इनका जो सिद्धांत है संज्ञानात्मक विकास मनोविज्ञान या संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। तो ये जो इनका सिद्धांत है, इस सिद्धांत के अंतर्गत जीन पियाजे जी ने 4 अवस्थाओं को बांटा है। बच्चे के विकास के लिए, संज्ञान के विकास के लिए 4 अवस्थाओं को बांटा है। कितनी अवस्थाओं के लिए? 4 अवस्थाओं को। तो सबसे पहले कौन सी अवस्था आती है? सबसे पहले अवस्था आती है संवेदी। कौन सी अवस्था? संवेदी या कह लीजिए इंद्रियगामी, इंद्रिय गामक, या कह लीजिए इंद्रिय गामक, और एक इसी के अंतर्गत आता है कि ज्ञानात्मक। क्या आता है? ज्ञानात्मक संक्रियात्मक अवस्था।
कौन सी? ज्ञानात्मक संक्रियात्मक अवस्था। दूसरा है इनका, दूसरा है प्राक। कौन सी अवस्था? प्राक, या कह लीजिए पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। कौन सी? संक्रियात्मक अवस्था। ठीक, तो ये दूसरी अवस्था हो गई। अब तीसरी अवस्था देख लीजिए, इसे कहते हैं मूर्त। कौन सी अवस्था? मूर्त कह लीजिए, स्थूल कह लीजिए, ठोस कह लीजिए, मतलब इसको कई नामों से पुकारा जाता है। तो इस तरीके से इसको अगर हम देखें तो इन सारी चीजों को याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि परीक्षा में आप लोग जानते ही हैं कि किस तरह का पैटर्न आता है हमारी परीक्षाओं में। जो होता वही है जो हम लोग जानते हैं, लेकिन दिक्कत ये होती है कि जो वर्डों का हेर फेर है या शब्दों का हेर फेर है, उसमें परीक्षाओं में कर दिया जाता है। तो उस परीक्षा के अंतर्गत उस शब्दों को हम लोग वहां पर नहीं समझ पाते हैं। क्यों नहीं समझ पाते? क्योंकि हम लोग केवल एक ही, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ संवेदी इंद्रिय गामक अवस्था, संवेदीय संक्रियात्मक अवस्था, अगर हम इतना पढ़ लें और बाकी इन दो शब्दों को न पढ़ें और परीक्षाओं में इन्हीं दो शब्दों को रखकर पूछ लिया जाता है, तो ये दो शब्द जो हैं हम तो केवल यही पढ़े रहते हैं, इसलिए इन दो शब्दों से हम लोग अनभिज्ञ रहते हैं और तब हम उनका आंसर सही नहीं दे पाते हैं। तो इस तरीके से ये हमारी तीसरी अवस्था हुई। तो अब चौथी अवस्था देख लीजिए। चौथी अवस्था हमारी है अमूर्त। अमूर्त और कह लीजिए, अमूर्त कह लीजिए, तार्किक कह लीजिए, तार्किक चिंतन। कौन सी? तार्किक चिंतन संक्रियात्मक अवस्था। संक्रियात्मक अवस्था। ठीक, तो इस तरीके से जो हमारे जीन पियाजे जी हैं, इन्होंने बालक के विकास के लिए इन्होंने 4 अवस्थाओं को बताया कि ये 4 अवस्थाएं बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। और इन्हीं 4 अवस्थाओं के अंतर्गत उन्होंने क्या किया कि हर एक अवस्था को उम्र के हिसाब से भी डिवाइड किया कि कौन सी अवस्था जो है किस उम्र तक होती है। तो चलिए देखते हैं हम पहली अवस्था क्या है। ये होती है जन्म से 2 वर्ष तक। तो हम ये जन्म से 2 वर्ष तक पहली अवस्था तो होती है, तो हम इसको जन्म या जन्म से 2 वर्ष कहें, या मान लीजिए इसको हम 0 से 2 वर्ष तक भी कह सकते हैं। कितनी? 0 से 2 वर्ष। ठीक, तो मतलब यहां पर 0 का मतलब जानते हो क्या है? जन्म से 2 वर्ष तक। ठीक, तो फिर दूसरी अवस्था को कितने वर्षों में बांटा है? इसको बांटा है 2 वर्ष से 7 वर्ष तक। 2 वर्ष से 7 वर्ष तक। ठीक, ये दूसरी अवस्था हो गई। अब तीसरी अवस्था देखिए, ये अवस्था है 7 वर्ष से 11 वर्ष तक। 11 वर्ष तक। इस तरीके से ये हमारी तीसरी अवस्था हो गई। चौथी अवस्था है 11 वर्ष से 15 वर्ष तक। कितनी? 11 वर्ष से 15 वर्ष तक। यहां पर एक चीज क्लियर आप लोग कर लीजिए कि यहां पर जो 15 वर्ष लिखा हुआ है, ये 15 वर्ष कोई मतलब एक ये क्लियर नहीं है कि यहां पर 15 वर्ष तक ही बालक की एज होनी चाहिए। ठीक, तो यहां पर जैसे कि यहां पर आप लोग ये चौथी अवस्था देख रहे हैं, ये चौथी अवस्था में लिखा हुआ है अमूर्त या तार्किक चिंतन की संक्रियात्मक अवस्था। यहां पर अवस्था छूट गई है। ठीक है, क्या है? अवस्था छूट गई है, इसको हम स्किप कर ले रहे हैं।
इस तरीके से ये जो चौथी अवस्था है, ये चौथी अवस्था, तो यहां पर 11 वर्ष के बाद जब बालक क्या हो जाता है, तार्किक चिंतन करने लगता है या अमूर्त चिंतन करने लगता है, तो ये एज लिमिट या एज मायने नहीं रखती है, क्योंकि ये 11 वर्ष से अपर मतलब और ऊपर, जैसे हम समझ लें कि किशोरावस्था, समझ रहे हो, तो इस तरीके से अगर हम कहीं कहीं पर देखिए ये लिखा मिलता है, हर जगह ये नहीं मिलता है, जो ये 15 वर्ष जो एक लिमिटेशन यहाँ पर बताया गया है 15 वर्ष के लिए, ठीक, तो ये 15 वर्ष हर किताबों में नहीं मिलता है, वह कुछ किताबों में मिलता है, इसलिए हम आप लोगों को यहाँ पे जो कंफ्यूजन है, ये जो 15 वर्ष का, ये 15 वर्ष जरूरी नहीं है कि यहाँ पर 15 वर्ष ही हो, इस स्टेज में लिखा हो कि 11 वर्ष से 15 वर्ष तक, यहाँ पर 11 वर्ष से ऊपर भी लिखा रह सकता है या 11 वर्ष से 15 वर्ष तक भी लिखा रहता है, ठीक। तो इस तरीके से ये हमारे जीन पियाजे जी के 4 महत्वपूर्ण अवस्थाएं हैं, जो इन अवस्थाओं के अंतर्गत इन्होंने क्या बताया कि इन अवस्थाओं के वर्ष में भी बांट दिया और इन अवस्थाओं के अंतर्गत उनकी एक्टिविटी मतलब उनकी क्रियाएं, वो कैसे सीखते हैं या कैसे करते हैं, ये सारी चीजें इन अवस्थाओं के अंतर्गत हर एक अवस्था में अलग अलग चीज सीखते हैं और अलग अलग चीज करते हैं, क्योंकि एक बच्चा क्या होता है कि हर एक चीज, अब जैसे मान लीजिए कि एक बच्चा अगर छोटा है जन्म से 2 वर्ष तक, जन्म से 2 वर्ष तक, ठीक, तो ये जो जन्म से 2 वर्ष तक अगर ये कह दिया जाए कि बच्चा जन्म से 2 वर्ष तक है, तो ये सीधे डायरेक्ट अमूर्त या तार्किक चिंतन करना प्रारंभ कर देगा, तो ये संभव नहीं है, क्या ये संभव नहीं है। इसलिए यहाँ पर जीन पियाजे जी ने इन अवस्थाओं को जो है 4 भागों में बांटा एक बालक के विकास के लिए, और हर एक अवस्था में उसकी क्रियाओं को भी अलग अलग किया हुआ है। क्या किया हुआ है? उसकी क्रियाओं को भी अलग अलग किया हुआ है। तो इस पहली अवस्था में जो बच्चा होता है, जो पहली अवस्था होती है, इसमें जो बच्चा होता है वो अपनी ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से सीखता है। कैसे सीखता है? ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से, जैसे आंखों से देखकर या किसी वस्तु पर पटक कर हाथ कि उसमें आवाज हो रही है कि नहीं हो रही। अगर जैसे एक छोटा बच्चा होता है तो बर्तनों पर हाथ पटकता है, वो एक उदाहरण तौर पर ले लीजिए इसको, तो अगर उस बर्तन पर आवाज होती है तो जब वो बच्चा उस बर्तन पर हाथ मारता है तो वो बर्तन से आवाज निकलती है, तब बच्चा जो है कारण और संबंध को धीरे धीरे जानना प्रारंभ कर लेता है। क्या कर लेता है? प्रारंभ कर लेता है। समझ रहे हो कि अगर हम हाथ इस वस्तु पर मारेंगे तो इसमें ऐसी आवाज निकलेगी। तो ये मतलब अपनी इंद्रियों के माध्यम से। कैसे सीखता है? अपनी इंद्रियों के माध्यम से। समझ रहे हो? अपने हाथ पैर चलाता है। जब बहुत छोटा होता है तब ये हाथ पैर के माध्यम से, ये जैसे इसको किसी प्रकार का दर्द होता है तो ये चिल्ला कर, या भूखा होता है तो रो कर अपनी प्रक्रियाओं को व्यक्त करता है। समझ रहे हो? तो ये हमारी पहली अवस्था के अंतर्गत रखा जाता है। किस अवस्था के अंतर्गत? पहली अवस्था के अंतर्गत। समझ रहे हैं? तो इस तरीके से ये हमारी पहली अवस्था हो गई। अब ये जो हमारी दूसरी अवस्था है, क्या है? ये दूसरी अवस्था। ये अवस्था जो है बालक के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होती है, और इस अवस्था में हमारे जो जीन पियाजे जी हैं उन्होंने इस अवस्था को 2 भागों में बांटा है। कितने भागों में? 2 भागों में। एक है प्राक संप्रत्यात्मक अवस्था और दूसरी है अंतः प्रज्ञात्मक अवस्था। तो यहाँ पर जैसे इस अवस्था को अगर हम दूसरा पॉइंट यहाँ पर लिख रहे हैं, ये देखिए दूसरा पॉइंट ये वाला है, ठीक। तो ये इस अवस्था को जो है 2 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 2 भागों में। सबसे पहले लिखा है प्राक संप्रत्यात्मक अवस्था। कौन सी? प्राक संप्रत्यात्मक अवस्था। क्योंकि हमारे जो ये जीन पियाजे जी थे, ये बहुत मतलब बच्चों के बारे में बहुत काफी अध्ययन किया था, काफी प्रयोग किया। और ये दूसरी अवस्था क्या थी? अंतः प्रज्ञात्मक अवस्था। कौन सी? अंतः प्रज्ञात्मक अवस्था। इस तरीके से जो हमारी
दूसरी अवस्था जीन पियाजे जी ने बताई थी, इस दूसरी अवस्था को उन्होंने 2 भागों में बांटा। तो इन दूसरी अवस्थाओं को 2 भागों में बांटकर इसमें मतलब एज को भी डिवाइड किया। एज का मतलब समझ रहे हैं, वो एज का मतलब है मतलब अवस्था के हिसाब से उसको वर्षों में भी बांटा कि ये अवस्था कितने वर्ष से कितने वर्ष तक होगी और ये अवस्था कितने वर्ष से कितने वर्ष तक होगी। तो ये प्राक संप्रत्यात्मक अवस्था है। ये प्राक संप्रत्यात्मक अवस्था ये है 2 से 4 वर्ष। कितनी है? 2 से 4 वर्ष तक होती है। और ये जो अंतःप्रज्ञात्मक अवस्था होती है ये होती है 4 से 7 वर्ष। इस तरीके से इस अवस्था को जीन पियाजे जी ने 2 अवस्थाओं में बांटा। तो ये जो प्राक संप्रत्यात्मक अवस्था है इसमें क्या होता है, वस्तु अस्थायित्व की भावना उसके अंदर भावना होती है। मतलब वो वस्तु अस्थायित्व की जो उसके अंदर भावना होती है कि कोई वस्तु, जैसे छोटा बच्चा होता है तो कोई वस्तु अगर उससे छिपा दी जाती है तो वो उसी जगह पर खोजना प्रारंभ कर लेता है। तो इस के अंतर्गत वस्तु अस्थायित्व की भावना पाई जाती है। तो ये इस अवस्था के अंतर्गत मतलब जो हमारी दूसरी प्राक संक्रियात्मक अवस्था जो 2 से 7 वर्ष तक है, तो इस अवस्था के अंतर्गत इसमें मतलब वस्तु स्थायित्व की भावना पाई जाती है। अब इसमें देख लीजिए ये अंतःप्रज्ञात्मक, ठीक है, अंतःप्रज्ञात्मक अवस्था ये दूसरी अवस्था है। इस अवस्था के अंदर बच्चे के अंदर जीववाद की भावना पाई जाती है। कौन सी भावना? जीववाद की। तो ये जो जीववाद होती है, जीववाद जो होता है इस भावना के अंदर, जीववाद का मतलब ये होता है कि वो ये समझ रहा होता है कि जो भी वस्तुएं हैं, क्या है, जो भी वस्तुएं हैं उन सारी वस्तुओं में मतलब जान पाई जाती है, या सभी जीवित वस्तुएं हैं। क्या है? सभी जीवित वस्तुएं हैं। तो इस अवस्था के अंतर्गत जो होता है कि जीववाद की भावना उसके अंदर पाई जाती है। तो ये मतलब ये वाली अवस्था हो गई जो 2 भागों में बांटा। तो इस तरीके से इन दोनों अवस्थाओं का जो स्टेज यहाँ पर जीन पियाजे जी ने अलग किया हुआ है, इन दोनों का भी बहुत महत्व इस अवस्था के अंतर्गत होता है। इस अवस्था के अंतर्गत इन दोनों का बहुत महत्व होता है। इसलिए यहाँ पर जीन पियाजे जी ने 2 से 4 वर्षों तक इस अवस्था को बताया जिसे प्राक संप्रत्यात्मक अवस्था कहते हैं, और 4 से 7 वर्ष तक इस अवस्था को बताया जिसे अंतःप्रज्ञात्मक अवस्था कहते हैं। तो ये हमारी हो गई सेकेंड स्टेज। तो अब आ जाइए तीसरे पॉइंट पर। ये देखिए तीसरा पॉइंट क्या है। ये तीसरा पॉइंट जहां पर इस अवस्था को मूर्त अवस्था, स्थूल अवस्था या ठोस अवस्था, मूर्त, स्थूल या ठोस संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। किस स्टेज को? तीसरे। यहां पर इन वर्डों को ठीक से देख लीजिएगा सभी लोग, क्योंकि देखिए दोस्तों ये जो वर्ड होते हैं, देखिए जो परीक्षा में आते हैं, कभी कभी जो होता है ठोस पूछ लिया जाता है, कभी स्थूल पूछ लिया जाता है, और जो ये मूर्त होता है इसका ज्यादातर हम लोग अध्ययन करते हैं। तो इस शब्द को हम लोग रटे रहते हैं, मतलब सीखे रहते हैं, और इन शब्दों पर हम ध्यान नहीं दे पाते हैं। इसलिए जब एग्जाम में हमारे इन शब्दों को रखा जाता है और ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं इस अवस्था के अंतर्गत, तो हम इसको आसानी से पहचान नहीं पाते हैं और ये क्वेश्चन हमारे गलत हो जाते हैं। तो ये जो हमारे शब्द हैं, इन शब्दों को भी आप लोग याद रखिएगा। तो ये तीसरी अवस्था है, और ये तीसरी अवस्था 7 वर्ष से 11 वर्ष तक है। कितनी है? 7 वर्ष से 11 वर्ष तक है। ये अवस्था, ये ऐसी अवस्था है जिसमें बच्चा क्या करने लगता है कि वो मतलब तार्किक चिंतन करना प्रारंभ कर देता है। सबसे मेन ये अवस्था होती है कि क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि बच्चा जो होता है जीन पियाजे की किस अवस्था में तार्किक चिंतन करना प्रारंभ
करता है। ठीक, तो ये इस अवस्था को बहुत ही मतलब ठीक से देख लीजिए, क्योंकि इस अवस्था के अंतर्गत ही लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। क्योंकि जब पूछ लिया जाता है कि बच्चा किस अवस्था में तार्किक चिंतन करना प्रारंभ कर लेता है, तो लोग यही क्या करते हैं कि जो चौथी अवस्था होती है और यहीं पर निशान सही लगा देते हैं और टिक कर चले आते हैं। वो उन्हें लगता है कि ये क्वेश्चन हमारा सही गया, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि उसकी जो उसका सही आंसर होता है वो हमारा इनकी जो है तीसरी अवस्था होती है जीन पियाजे जी की। तो इस अवस्था के अंतर्गत एक बच्चा जो है तार्किक चिंतन करना प्रारंभ कर देता है। तो इस तरीके से ये हमारी तीसरी अवस्था हो गई। और इस अवस्था में एक चीज और देख लीजिए, मैं बता रहा हूं आप लोगों से। इस अवस्था में बच्चा जो है गणितीय कार्य करना प्रारंभ कर देता है। क्या कर देता है? प्रारंभ कर देता है। ऐसे कह लीजिए कि वो जोड़ गुणा या जोड़ घटाव ये सारी कार्य जो है वो करने लगता है। और यहां पर देख लीजिए, जो हमारी सेकेंड स्टेज है, यहां पर शुरुआत करता है, लेकिन उसके अंदर जो होता है पलटावी गुण नहीं होता है। जो दूसरी अवस्था है उसके अंदर पलटावी गुण का मतलब ये होता है कि जैसे बच्चे से कह दिया जाता है कि 2+2, तो वो 2+2 4 जो मतलब जोड़ लेता है। ठीक है, लेकिन अगर बच्चे से कह दिया जाए, अगर सिखा दिया जाता है कि 3+2, तो यहां पर वो जोड़ तो लेता है कि 5 होगा। क्या होगा? ये दूसरी अवस्था की मैं बात कर रहा हूं। ये जोड़ तो लेता है कि 3+2 बराबर 5 होता है। लेकिन अगर ये वाला जो 2 है, अगर इधर रख दिया जाता है, इधर इसको उल्टा कर दिया जाता है, तब बच्चा जो है कंफ्यूज हो जाता है दूसरी अवस्था में। कौन सी अवस्था में? ये दूसरी अवस्था में, क्योंकि यहां पर धीरे धीरे वो गणितीय कार्य करना सीख लेता है। और जो ये तीसरी अवस्था है, यहां पर बच्चा सही ढंग से इन चीजों को करना सीख लेता है कि चाहे आप इसको 3 इधर करके दे दीजिए, चाहे 3 को उधर करके रहने दीजिए, वो सारी तरीके से मतलब जोड़कर उसकी जो सही आंसर होना चाहिए वो निकाल लेता है। तो ये हमारे लिए जो तीसरी अवस्था है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस अवस्था में जैसे कि हमने बताया कि जो हम बार बार इसलिए कह रहे हैं कि जो तार्किक चिंतन की प्रक्रिया है, कौन सी तार्किक चिंतन की प्रक्रिया, वो जीन पियाजे जी के तीसरी स्टेज में प्रारंभ होती है। समझ गए? ये जो हमारी तीसरी अवस्था है, ये तार्किक चिंतन जो प्रक्रिया होती है, ये तीसरी अवस्था में प्रारंभ बच्चे के अंदर हो जाती है। इसको आप लोग बहुत मतलब कंसिडरेट भाव से देखिए और सुनिए, क्योंकि ये इससे जब अगर कोई क्वेश्चन बने तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से ये हमारी तीसरी अवस्था हो गई। अब आ जाइए चौथी अवस्था। यहां पर हम थोड़ा स्किप कर लेते हैं, क्योंकि जो हमारी ये जीन पियाजे जी की अवस्थाएं हैं, ये अवस्थाएं अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण और जो हमारी परीक्षा की दृष्टि है, मतलब परीक्षा के दृष्टि से, उसके दृष्टि से भी ये जो अवस्थाएं बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि आप लोगों ने बोर्ड जो एग्जाम होते हैं उसमें आप लोगों ने कहावत सुनी होगी कि तुलसी सुर कबीर बिहारी, जिनसे बोर्ड परीक्षा हारी। उसी तरीके से जो हमारे परीक्षा का आज पैटर्न है, अगर उसमें बाल मनोविज्ञान जोड़ा हुआ है, तो इसमें से जीन पियाजे, थार्नडाइक, स्किनर, पावलोव, गुथरी, कोहलर इत्यादि मनोवैज्ञानिक जो हैं वो परीक्षा में आना ही आना है, उसमें से कोई बाहर नहीं होगा। तो इसलिए हम यहाँ पर केवल आज एक ही वैज्ञानिक के बारे में बता रहे हैं और एक ही के बारे में आप लोग ठीक से देख लीजिए, जिससे आपकी परीक्षा में बहुत उपयोगी साबित होगा। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे उनकी अवस्थाओं के बारे में, जो हम 3 अवस्थाओं को अध्ययन कर चुके हैं। और हमारी ये चौथी अवस्था कौन सी है? अमूर्त तार्किक चिंतन, या कह लीजिए अमूर्त की संक्रियात्मक अवस्था, या कह लीजिए तार्किक चिंतन की अवस्था। मतलब ये अवस्था ऐसी अवस्था है कि जो बच्चे की किशोरावस्था में मतलब वो कदम रख देता है।
किस अवस्था में? किशोरावस्था में। तो ये ऐसी अवस्था है जहां पर बच्चा एक अब हर एक चीज पर तर्क करना, उस पे किसी भी समस्या को समाधान करने के लिए बहुत सारा विचार करना, इस अवस्था में मतलब एक बालक पूर्णतः चिंतन करने की प्रक्रिया उसके अंदर विकसित हो जाती है। क्या हो जाती है? पूर्णतः चिंतन करने की प्रक्रिया जो होती है वो विकसित हो जाती है। तो इस तरीके से जो ये चौथी अवस्था है ये भी बहुत महत्वपूर्ण अवस्था है। और ये जो हमारी 4 अवस्थाएं हैं जीन पियाजे जी की, ये 4 अवस्थाओं को आप लोग ठीक से देख लीजिए। और इन 4 अवस्थाओं से अलग अलग अगर जीन पियाजे जी वहां पर आते हैं तो इन 4 अवस्थाओं से अलग कहीं कुछ परीक्षा में 1-2 क्वेश्चन तो आना तय है। तो इस तरीके से ये हमारी जो 4 अवस्थाएं हैं ये आप लोगों ने अध्ययन कर लिया। अब हम इनके जो एक महत्वपूर्ण बुक है उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, मतलब उसके बारे में हम आप लोगों को बताए दे रहे हैं। इनकी एक पुस्तक का नाम है द चाइल्ड, यहां पर हम लिख दे रहे हैं पुस्तक का नाम द चाइल्ड ऑफ द साइकोलॉजी क्या है? द चाइल्ड ऑफ द साइकोलॉजी। ये इनकी एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है जो परीक्षाओं में अक्सर पूछी जाती है। और एक पुस्तक और है द मोरल जजमेंट ऑफ द साइकोलॉजी। ये है द चाइल्ड ऑफ द मोरल जजमेंट। ये इनकी दूसरी महत्वपूर्ण पुस्तक है जो हमारी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो इस तरीके से आज तक हम लोग जीन पियाजे जी के बारे में अध्ययन कर रहे थे। ये वीडियो कैसा लगा, और जैसा भी आप लोगों को अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको सब्सक्राइब करिए। आगे की वीडियो में हम दूसरे नए वैज्ञानिक के बारे में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।